आज के इस आधुनिक और कॉरपोरेट दौर में क्या आपकी मुलाकात कभी किसी ऐसे इंसान से हुई है जो सामने तो बेहद मीठा बनता है लेकिन पीठ पीछे अपनी गोटियां फिट करने में माहिर होता है? एक ऐसा शख्स जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, जिसके लिए दूसरों के जज्बात या आंसू सिर्फ एक कमजोरी है। जब हमारी सोसाइटी का सामना ऐसे किसी इंसान से होता है तो लोग अक्सर दबी जुबान में एक खौफनाक और भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, मैकियावेलियन। सदियों से इस एक नाम को इंसानी फरेब, धोखेबाजी और एक शैतानी दिमाग का पर्याय मान लिया गया है। जब भी आप ये नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में कैसी इमेज बनती है? यकीनन एक ऐसे विलेन की जो किसी आलीशान महल के अंधेरे कमरे में बैठकर दुनिया के बड़े बड़े राजाओं और सत्ताओं को अपनी उंगलियों पर नचाता होगा, जिसके पास बेशुमार दौलत और ताकत होगी। लेकिन पावर सूत्रा पर आज हम इतिहास के इस सबसे बड़े भ्रम और तिलस्म को पूरी तरह से तोड़ने वाले हैं। आज की ये कहानी किसी अजय और शक्तिशाली मास्टरमाइंड की नहीं है। ये दास्तान इतिहास के पन्नों में दबे एक ऐसे इंसान की है जो अपनी असल जिंदगी में बेहद मजबूर, डरा हुआ और एक बेरोजगार आदमी था। एक ऐसा लाचार इंसान जो ताओ उम्र सिर्फ एक अदद छोटी सी सरकारी नौकरी के लिए तरसता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, जिसे बिना किसी जुर्म के काल कोठरी में डालकर अधमरा होने तक पीटा गया, और जिसने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक गंदे ठेके पर अनपढ़ मजदूरों के साथ ताश खेलते और गालियां बकते हुए गुजारे। जी हां, हम बात कर रहे हैं निकोलो मैकियावेली की। एक मामूली सरकारी क्लर्क जिसने समाज से मिली बेइज्जती और अपनी भयंकर गरीबी से तंग आकर एक ऐसी किताब लिख डाली जिसने सदियों के लिए दुनिया के शासकों और कूटनीतिज्ञों के चेहरों से शराफत का झूठा नकाब हमेशा के लिए नोच कर फेंक दिया। इस दिलचस्प और कड़वी कहानी की शुरुआत होती है साल 1459 में, इटली के एक बेहद ऐतिहासिक और खूबसूरत शहर से, जिसका नाम है फ्लोरेंस। आज अगर आप फ्लोरेंस जाएंगे तो आपको वहां पुनर्जागरण की खूबसूरत कला, संगमरमर की नायाब मूर्तियां और लियोनार्डो दा विंची जैसी महान हस्तियों की विरासत दिखेगी। लेकिन 15वीं सदी का फ्लोरेंस ऐसा बिल्कुल नहीं था। उस दौर में ये शहर अमीर और रसूखदार परिवारों की खूनी लड़ाई, सड़कों पर होने वाले कत्लेआम, धोखेबाजी और गंदी राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा था। इसी अशांत माहौल के बीच 3 मई 1459 को एक बहुत ही साधारण और गरीब परिवार में निकोलो मैकियावेली का जन्म हुआ। उनके पिता पेशे से एक वकील जरूर थे, लेकिन उनकी वकालत नाम मात्र की चलती थी। पूरा परिवार कर्ज के बोझ तले दबा हुआ था। आर्थिक हालात इतने खराब थे कि पिता के पास अपने होनहार बेटे को उस दौर के किसी महंगे या नामी स्कूल में भेजने के पैसे नहीं थे, जहां अमीर व्यापारियों के बच्चे तालीम लेते थे। लेकिन इस भयंकर गरीबी के बीच भी मैकियावेली के पिता के पास एक अनमोल खजाना था, पुरानी किताबों की एक धूल भरी छोटी सी लाइब्रेरी। चूंकि निकोलो बाहर जाकर बड़े गुरुओं से शिक्षा नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर के उसी एकांत कोने को अपनी यूनिवर्सिटी बना लिया। वे घंटों बैठकर प्राचीन रोम का इतिहास और पुराने राजाओं की गाथाएं पढ़ते थे। उन्हीं पीले पड़ चुके पन्नों के बीच निकोलो ने यह समझना शुरू किया कि इतिहास में सत्ता कैसे पाई जाती है, कूटनीति के खेल कैसे खेले जाते हैं, और सबसे बड़ी बात, राजा ऐसी कौन सी बेवकूफियां करते हैं जिससे उनके बने बनाए साम्राज्य रातों रात मिट्टी में मिल जाते हैं। इन किताबों ने निकोलो को दुनिया को एक अलग नजरिए से देखना सिखाया। उन्होंने दुनिया को वैसा नहीं देखा जैसा आदर्शवादी किताबों में लिखा होता है, बल्कि वैसा देखा जैसी वो असल में थी, बेहद मतलबी, स्वार्थी और क्रूर। जब मैकियावेली की उम्र लगभग 29 वर्ष हुई तो उनकी किस्मत ने थोड़ी करवट बदली। फ्लोरेंस के गणराज्य में उन्हें एक छोटी सी सरकारी नौकरी मिल गई। वे कोई बड़े मंत्री या नीति निर्माता नहीं बने थे, बल्कि आज की भाषा में कहें तो एक सरकारी दूत या क्लर्क थे। उनका काम बहुत थका देने वाला और जोखिम भरा था।
उन्हें घोड़ों पर सवार होकर दूसरे देशों के राजाओं के दरबार में जाना पड़ता था, ताकि वे अपने शहर फ्लोरेंस की स्थिति को मजबूत बनाए रखें, लॉरेंस के हक में समझौते और संधियां कर सके। अपनी इस नौकरी के दौरान मैकियावेली का सामना एक बेहद कड़वी हकीकत से हुआ। उस दौर में फ्लोरेंस के पास अपनी कोई परमानेंट या वफादार सेना नहीं थी। वहां के अमीर व्यापारी सेना पर पैसा खर्च करने के बजाय युद्ध के समय किराए के सैनिकों या भाड़े के गुंडों को बुला लेते थे। ये भाड़े के सैनिक इतने धोखेबाज होते थे कि अगर सामने वाला दुश्मन इन्हें थोड़ी ज्यादा रकम की पेशकश कर देता तो ये उसी शहर पर हमला कर देते थे जिसका उन्होंने नमक खाया था। इसी सिलसिले में एक बार मैकियावेली फ्रांस के बेहद शक्तिशाली राजा के दरबार में फ्लोरेंस की पैरवी करने पहुंचे। वहां फ्रांस के राजा ने भरे दरबार में फ्लोरेंस की लाचारी और मैकियावेली का जमकर मजाक उड़ाया। राजा ने हंसते हुए कहा कि तुम लोगों की अपनी कोई औकात नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास न तो अपनी सेना है और न ही अपने हथियार। तुम लोग हमेशा दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाले लोग हो। उस दिन भरे दरबार में हुई इस बेइज्जती ने मैकियावेली के दिल पर गहरा घाव किया। उन्होंने ये बात अपने पल्ले बांध ली कि इस क्रूर दुनिया में नैतिकता, अच्छाई और शांति की बातों की कीमत शून्य है। अगर आपके पास अपनी खुद की ताकत और हथियार नहीं है तो कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। अपने इसी डिप्लोमैटिक सफर के दौरान मैकियावेली की मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उनकी सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उस शख्स का नाम था सीज़र बोर्जिया। सीज़र कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि वो ईसाई धर्म के सबसे बड़े गुरु पोप अलेक्जेंडर 6 का नाजायज बेटा था। सीज़र एक बेहद क्रूर, चालाक और धोखेबाज सेनापति था, जो सत्ता की भूख में अपने ही करीबियों और रिश्तेदारों को मरवाने से भी नहीं हिचकता था। एली ने अपनी आंखों से सीज़र का एक ऐसा खौफनाक खेल देखा जो राजनीति का सबसे बड़ा सबक बन गया। सीज़र ने एक नए शहर पर कब्जा किया था, जहां भयंकर अराजकता, चोरी और मारकाट मची हुई थी। उस शहर को शांत करने और वहां अपना खौफ कायम करने के लिए सीज़र ने एक चाल चली। उसने अपने सबसे क्रूर और जालिम अधिकारी रेमीरो डी ओर्को को वहां का गवर्नर बनाकर भेजा। रेमीरो ने शहर में जाते ही आतंक मचा दिया। उसने सरेआम लोगों को फांसी दी, कोड़े बरसाए और डरा धमकाकर पूरे शहर को शांत कर दिया। शहर में कानून का राज तो आ गया, लेकिन जनता के दिलों में उस गवर्नर के प्रति नफरत और गुस्सा उबलने लगा। सीज़र बहुत चालाक था। वह जानता था कि अगर जनता का ये गुस्सा शांत नहीं हुआ तो लोग एक दिन उसके खिलाफ भी बगावत कर देंगे। एक सुबह सीज़र ने उसी गवर्नर को, जिसने असल में सीज़र के इशारे पर ही वह सारा जुल्म किया था, बीच चौराहे पर बुलाया और सरेआम उसे 2 टुकड़ों में कटवाकर उसकी लाश को बीच बाजार में छोड़ दिया। जब अगली सुबह जनता ने उस जालिम गवर्नर की कटी हुई लाश देखी तो वे खुशी से झूम उठे। उन्हें लगा कि सीज़र कितना न्यायप्रिय और रहमदिल राजा है, जिसने उन्हें उस जालिम के चंगुल से बचा लिया। सीज़र ने कितनी चालाकी से अपना काम भी करवा लिया। शहर भी शांत हो गया और वह जनता की नजरों में मसीहा भी बन गया। मैकियावेली ये पूरा खूनी खेल लाइव देख रहे थे। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि राजनीति में नैतिकता का कोई वजूद नहीं होता। एक शासक को अपना काम निकालने के लिए अच्छा दिखने का नाटक जरूर करना चाहिए, लेकिन जरूरत पड़ने पर उसे शेर की तरह हिंसक और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ताकि वह दुश्मनों के बिछाए जालों को पहचान सके। अगले 14 सालों तक मैकियावेली ने फ्लोरेंस की सरकार के लिए पूरी वफादारी और लगन से काम किया, लेकिन साल 1512 में उनकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। फ्लोरेंस का पुराना अमीर और शक्तिशाली राजवंश मेडिची परिवार, जिसे सालों पहले सत्ता से बेदखल किया गया था, एक बड़ी विदेशी सेना के साथ वापस लौट आया। फ्लोरेंस की किराए की सेना हमेशा की तरह मैदान छोड़कर भाग गई और मेडिची परिवार ने दोबारा सत्ता पर कब्जा कर लिया। सत्ता में आते ही मेडिची परिवार ने पुरानी सरकार के सभी वफादारों को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू किया। मैकियावेली को भी उनकी नौकरी से तुरंत बर्खास्त कर दिया गया।
जो इंसान 14 सालों से दिन रात देश के लिए दौड़ रहा था, वह रातों रात सड़क पर आ गया। लेकिन मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद शहर में नए शासकों के खिलाफ एक गुप्त साजिश का पर्दाफाश हुआ। दुश्मनों ने जानबूझकर इस साजिश की लिस्ट में बेरोजगार मैकियावेली का नाम भी डाल दिया। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल की उस काल कोठरी में डाल दिया जहां सूरज की किरण भी नहीं पहुंचती थी। जेल के अंदर मैकियावेली को सच उगलवाने के लिए स्ट्रैपैडो नाम का एक खौफनाक टॉर्चर दिया गया। उनके दोनों हाथों को पीठ के पीछे कसकर बांधा गया और एक रस्सी के सहारे उन्हें छत से लटका दिया गया। फिर अचानक उन्हें झटके से नीचे गिराया जाता था, जिससे उनके कंधों की हड्डियां अपनी जगह से खिसक जाती थी। ये असहनीय दर्द निकोलो को पूरे 6 बार दिया गया। वे दर्द से चीखते रहे, लेकिन उन्होंने कोई गुनाह कबूल नहीं किया, क्योंकि वे सच में बेगुनाह थे। वे कोई क्रांतिकारी नहीं, बल्कि सिर्फ एक सीधे साधे सरकारी क्लर्क थे जो राजनीति के बदले की आग में झुलस रहे थे। जब पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो उन्हें जेल से रिहा तो कर दिया गया, लेकिन एक शर्त पर। उन्हें फ्लोरेंस शहर से तड़ीपार कर दिया गया। मैकियावेली को शहर से दूर एक छोटे, वीरान और गंदे गांव में बने अपने पुश्तैनी टूटे फूटे मकान में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये मैकियावेली की जिंदगी का सबसे अंधकारमय और डिप्रेशन से भरा दौर था। जरा सोचिए, जो इंसान कल तक बड़े बड़े राजाओं और डिप्लोमैट्स के साथ टेबल पर बैठकर दुनिया की नीतियां तय करता था, वहां आज सुबह उठकर कीचड़ में सने खेतों में काम कर रहा था, लकड़ियां काट रहा था और चिड़ियों को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा था, ताकि रात के खाने का जुगाड़ हो सके। हर के समय वह भूख और थकान से चूर होकर गांव के एक बदबूदार ठेके पर जाता था। वहां वह कसाईयों, लकड़हारों और अनपढ़ मजदूरों के साथ बैठकर ताश खेलता था और एक एक पैसे के लिए उनसे गंदी गंदी गालियां बकते हुए झगड़ता था। वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे अपनी खोई हुई इज्जत और वह छोटी सी सरकारी नौकरी हर कीमत पर वापस चाहिए थी। लेकिन जैसे ही शाम ढलती और रात का अंधेरा छाता, मैकियावेली का एक बिल्कुल अलग रूप सामने आता। वे अपने दिन भर के कीचड़ और पसीने से सने गंदे कपड़े उतार देते। अच्छे से नहाने के बाद वे अलमारी से निकालकर अपने वे पुराने साफ सुथरे दरबारी कपड़े पहनते थे, जिन्हें वे अपनी नौकरी के दिनों में शान से पहना करते थे। उस शाही लिबास को पहनकर वे अपनी छोटी सी पुरानी डेस्क पर बैठते, जहां उनके पिता की प्राचीन किताबें रखी थी। वे उन किताबों को खोलते और इतिहास के महान राजाओं के साथ ख्यालों में संवाद करते। उन्होंने खुद से और उन किताबों से सवाल किया कि आखिर सत्ता का असली सच क्या है। राजा फेल क्यों होते हैं? अपनी ऐसी गरीबी, बेइज्जती और बेरोजगारी की हताशा में उन्होंने फ्लोरेंस के नए राजा को इम्प्रेस करने के लिए एक किताब लिखने का फैसला किया। उन्हें लगा कि अगर वो राजा को राजनीति और कूटनीति का सबसे अचूक मंत्र सिखाने वाली एक किताब गिफ्ट करेंगे, तो राजा खुश होकर उन्हें उनकी वह छोटी सी क्लर्क की नौकरी वापस दे देगा। बस इसी एक छोटी सी नौकरी की चाह में इतिहास की सबसे खतरनाक और नग्न सच बयां करने वाली किताब का जन्म हुआ, जिसका नाम था द प्रिंस। द प्रिंस कोई बहुत मोटी किताब नहीं थी, बल्कि एक छोटी सी बुकलेट थी, लेकिन इसके अंदर जो बातें लिखी थी उसने पूरी दुनिया की नैतिकता को हिलाकर रख दिया। मैकियावेली ने किताब की शुरुआत में ही पुरानी आदर्शवादी बातों को कचरे के डिब्बे में फेंक दिया। उन्होंने लिखा कि जो लोग इस बात के पीछे भागते हैं कि दुनिया को कैसा होना चाहिए, वे अपनी बर्बादी का रास्ता खुद चुनते हैं, क्योंकि असलियत यह है कि दुनिया बेहद स्वार्थी और निर्मम है। मैकियावेली ने अपनी किताब में सत्ता को बचाने और राज करने के कुछ ऐसे कड़े नियम बताए जो आज भी राजनीति का बेस माने जाते हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक सवाल पूछा कि एक राजा के लिए क्या बेहतर है, जनता का प्यार या जनता का डर? उन्होंने जवाब दिया कि वैसे तो दोनों होने चाहिए, लेकिन चूंकि दोनों एक साथ मिलना मुश्किल है, इसलिए प्यार के मुकाबले डर का रास्ता चुनना कहीं ज्यादा सुरक्षित है। प्यार एक कच्चा धागा है जिसे इंसान अपने स्वार्थ के लिए कभी भी तोड़ देता है, लेकिन डर एक ऐसी जंजीर है जो सजा के खौफ से बंधी होती है और जिसे कोई नहीं तोड़ पाता।
राजा को लोगों में डर तो पैदा करना चाहिए, लेकिन उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह नफरत में न बदले। नफरत से बचने के लिए मैकियावेली ने 2 नियम दिए। राजा को कभी अपनी जनता की औरतों पर बुरी नजर नहीं डालनी चाहिए और कभी किसी की संपत्ति या जमीन पर बिना वजह कब्जा नहीं करना चाहिए। उन्होंने लिखा कि एक इंसान अपने पिता के कातिल को तो माफ कर सकता है, लेकिन अपनी छीनी हुई जायदाद को कभी नहीं भूलता। इसके अलावा राजा को दुश्मनों के बिछाए फंदे और धोखे के जाल को समझने के लिए लोमड़ी जितना चालाक होना चाहिए और भेड़ियों को डराने के लिए शेर जितना ताकतवर होना चाहिए। एक समझदार राजा को अपने वादे और कस्मों को तभी तक निभाना चाहिए जब तक उससे उसका फायदा हो। अगर वादा निभाने से नुकसान हो रहा है तो उसे तुरंत तोड़ देना चाहिए, क्योंकि सामने वाले भी कोई दूध के धुले नहीं है। मैकियावेली के अनुसार धर्म ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता नहीं, बल्कि जनता को कंट्रोल करने का सबसे बेहतरीन पॉलिटिकल टूल है। मैकियावेली ने अपनी इस किताब को बेहद खूबसूरत तरीके से पैक किया और अपनी किस्मत बदलने की उम्मीद में फ्लोरेंस के नए शासक लोरेंजो डी मेडिची के महल में भिजवा दिया। उन्हें पूरा भरोसा था कि राजा इस अद्भुत ज्ञान को देखकर दंग रह जाएगा और उन्हें तुरंत नौकरी पर रख लेगा। लेकिन असल जिंदगी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट की तरह नहीं होती। वो शासक एक बेहद रईस और घमंडी इंसान था। जिस दिन मैकियावेली की यह महान किताब महल पहुंची, उसी दिन इसी दूसरे राजा ने उस किताब को पकड़ दिया। शासक को शिकार करने वाले बेहतरीन नस्ल के कुछ विदेशी कुत्ते गिफ्ट किए थे। उस घमंडी राजा ने अपना पूरा समय उन कुत्तों को देखने में बिता दिया और मैकियावेली की जिंदगी के पूरे तजुर्बे से लिखी गई उस किताब को बिना खोले ही एक कोने में रद्दी की तरह फेंक दिया। मैकियावेली को न तो नौकरी मिली और न ही अपनी खोई हुई इज्जत। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी उसी गुमनामी, गरीबी और तड़प में गुजारी। साल 1527 में 58 वर्ष की उम्र में पेट की एक गंभीर बीमारी के कारण इस महान विचारक की मौत हो गई। जब वे मरे तो वे बिल्कुल अकेले थे। जेब में 1 रुपया नहीं था और समाज में कोई इज्जत नहीं थी। वे एक पूरी तरह से फेल हो चुके इंसान की तरह इस दुनिया से विदा हो गए। लेकिन मैकियावेली की मौत के बरसों बाद जब द प्रिंस पब्लिश हुई तो इसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए। हेनरी एली, बिस्मार्क, नेपोलियन से लेकर तानाशाहों और राजनेताओं तक दुनिया के हर बड़े लीडर ने इस किताब को छुप छुप कर पढ़ा और इस पर अमल किया। तो दोस्तों, जिस मैकियावेलियन शब्द को आज हम एक चालाक और खौफनाक विलेन का रूप मानते हैं, वो असल में किसी महल के अंधेरे कमरे का मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि एक बेहद लाचार, टूटा हुआ और बेरोजगार क्लर्क था, जिसने दुनिया को उसका सबसे असली और कड़वा चेहरा दिखाया था। पावर सूत्रा पर इतिहास की ये अनसुनी दास्तान आपको कैसी लगी? क्या आज के दौर में भी मैकियावेली के नियम सही साबित होते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।